Hello everyone, I welcome to all of you at this beautiful platform EduPoint Tutorials. Guys, जैसा कि आपको पता है कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर आप लोगों की डिमांड पे वन शॉट लेक्चर सीरीज आ चुकी है। कल हमने आपको इसके बारे में अपडेट दिया था और आज फाइनली इसका कंप्लीट लेक्चर सीरीज के साथ साथ कह लीजिए कि आपको पूरा वन शॉट वीडियो मिल रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेक्चर सीरीज अपलोड किए हैं एंड यहाँ पे टोटली वन शॉट में पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। इसके न्यूमेरिकल देखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाएंगे, क्या क्या है इसमें देखने के लिए आपको। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। हमने आपके लिए PYQs लाए हैं, न्यूमेरिकल लाए हैं, इवन आपके क्या कॉन्सेप्ट्स रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ईच एंड एवरी चीजें आपकी एकदम डिटेल में कवर की जाएंगी। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो विजिट कर रहे हो या भाई चैनल विजिट कर रहे हो तो एक बार लाइक कर देना, बाकी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि भाई ये सब चीजें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है यूट्यूब पे। आप भी सीखो, अपने फ्रेंड्स को भी सीखने का मौका दो, बिकॉज नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड चीजें एक एक करके पूरा डिटेल में समझते वन शॉट लेक्चर में। ओके, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, ऑडियो वीडियो आई होप से क्लियर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस चैप्टर में रखा क्या है, इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो देखो, ये जो चीजें आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये टोटली ये कह लो कि इस चैप्टर पे बेस्ड PYQ है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमने जो स्टार्ट किया है इसको, ये अराउंड 2008, 2013, 10 एंड कहाँ तक खत्म कर रहे हैं 24, बिकॉज 24, 25, 26 ओके, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस चैप्टर में, इस लेक्चर सीरीज में आपको मिल रही होंगी। देखो, सीरीज हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर रखे हैं इसके, एंड ये वन शॉट रहने वाला है, तो ये वन शॉट में भी आपको पूरी चीजें मिलेंगी, बेफिक्र रहो। चले आगे। तो ये चीजें हैं अपनी जो हम यहाँ पे सीखेंगे, एक एक क्वेश्चंस करा के दूंगा आपको, डोंट वरी। तो आइए फिर समझते हैं कि व्हाट इज लाइट, बिकॉज इस चैप्टर में यही सीखना है आपको। चैप्टर का वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। ओके, कितना वेटेज बोला, 4 to 6 मार्क्स। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये आपका चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ना है, तो पहले ही क्लियर है, लाइट के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज लाइट, है कि नहीं। बताओ लाइट क्या होती है, कमेंट कर सकते हो। तो सर लाइट के बारे में ना बहुत सारे ऐसे कह लो कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि भाई लाइट क्या एक वेव है। कई लोग कहते हैं नहीं लाइट एक क्या है, पार्टिकल है। कई लोग तो ये भी कह देते हैं लाइट एक रे है। तो आज समझ के ले लेते हैं ना इसके बीच में डिफरेंस क्या है। बिफोर दैट व्हाट इज लाइट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें हमने इस स्लाइड में कवर की है। तो देखो, रे उसे कहते हैं जिसपे लाइट ट्रेवल करती है, सिंपल से लैंग्वेज में। ओके, तो रे क्या है, रे इज अ पाथ, रे इज अ पाथ एट विच लाइट ट्रेवल्स, है कि नहीं भाई। एक जो रोड होता है, एक जो रास्ता होती है, उस रास्ते पे आप पैदल भी जा सकते हो, राइट है, आप किसी व्हीकल के थ्रू भी जा सकते हो, है कि नहीं। आप इस रास्ते को किसी भी फॉर्म में कवर कर सकते हो। तो वो जो रास्ता है वही रास्ता अपना यहाँ पे लाइट के लिए क्या काम करता है, एज अ रे का काम करता है। बाकी रही लाइट के बारे में, तो लाइट के दो नेचर होते हैं। एक होती है पार्टिकल नेचर, मतलब अगर ये सन है और सन से अगर आप देखते हो आपकी तरफ लाइट आ रही है, तो कैसे आएंगी, छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो इस तरीके से लाइट आएंगी, ये पार्टिकल नेचर में बताया जाता है। लेकिन कोई वहीं पे ये कहेगी नहीं लाइट इज अ वेव, तो अगर लाइट इसी सन से आ रही है तो वो कैसे आएंगी, ऐसे क्रस्ट ट्रफ के फॉर्म में। तो ये कौन सा नेचर हो गया, ये वेव नेचर हो गया, और ये कौन सा नेचर हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया। तो ये तो बेसिक बातें हुई। इसमें हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में किस नेचर को एक्सप्लेन किया गया है एंड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते आगे। आई होप इतना समझा। व्हाट इज रे, रे इज अ पाथ एट विच द लाइट ट्रेवल्स, राइट। व्हाट इज पार्टिकल नेचर, तो व्हाट इज वेव नेचर, इसको समझना है अभी अच्छे से। चलिए आगे, कोई दिक्कत। ओके, तो जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक ऐसी वेव जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से प्रोपागेट करती है, या फिर एक ऐसी एनर्जी, यू कैन से यस,
ऐसी एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल हो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको लाइट कहते हैं। यस, ये किसने बताया था? मैक्सवेल्स ने बताया था। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा वेव ऑप्टिक्स में, मैक्सवेल्स वेव थियोरी में। ओके, तो व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। आप ऐसा लिख सकते हो। दुनिया में सबसे तेज जो फास्टेस्ट चीज है या वो लाइट है। उसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि लाइट के कितने नेचर होते हैं, तो 2 नेचर। तो लाइट हैज डुअल नेचर। ओके, मजे की बात है कि लाइट दिखती नहीं है, लाइट इज इनविजिबल। बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ, देखो जो हम पे फॉल करती है ना वो लाइट है, बट मैं आपको बोलूँ, देखो देखो मेरे ऊपर, देखो 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 इस सरफेस पे लाइट ने हिट किया, दिखा आपको? नहीं दिखा। बट ये जो लाइट सोर्स आप देख पा रहे हो, इस लाइट सोर्स से जो वो एनर्जीज आके लाइट आकर हिट करती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आंखों में जाती है, रेटिना पर इमेज फॉर्म करती है। ओके, मतलब हम जो चीज देखते हैं वो सोर्स होती है। यस, सन लाइट सोर्स है, ट्यूबलाइट लाइट सोर्स है, बल्ब लाइट सोर्स है। मतलब हम जो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं वो भी किसी न किसी वजह से, ये कह लो कि एक सोर्स से लाइट दूसरे सोर्स पे पड़ती है एंड देन उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, हमारे आंखों में जाती है, रेटिना पर इमेज फॉर्म करती है, तब हमें वो चीज अपीयर होती है। एग्जैक्टली, इसीलिए हम लाइट को क्या बोलते हैं? इट इज इनविजिबल बट मेक्स दी थिंग्स विजिबल whenever it get attracted or whenever it get reflected to any object, it's make those objects visible. Okay, हमने लाइट के बारे में कुछ पढ़ा है। वेव ऑप्टिक्स में आपको ये और सीखने को मिलेगा कि लाइट के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपने पढ़ रखा है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे जो कि सिर्फ सन में पाया जाएगा, गैमा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव पढ़ा है ना? कॉस्मिक रे, गैमा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये कितने हैं? ये अपने टाइप्स ऑफ लाइट में कंसिडर किए जाते हैं। इसमें इंसान की जो विजिबल रेंज है वो किस लाइट को सेंस करने की होती है? तो विजिबल लाइट को, बस। ना ही हम इसके अलावा किसी को सेंस कर सकते हैं। तो इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब जस्ट एक बैंड होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेडोज को या फिर ये कह लो कि रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं। सिंपल है। वैसे ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगले चैप्टर पे हम एक्चुअल मुद्दे पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो कि इस चैप्टर को हमें समझने के लिए पहले कुछ बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। लाइट के बैकग्राउंड का एक्सप्लेन किया था न्यूटन्स ने, एक्सप्लेन किया है, थोड़ा ह्यूजेंस ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में जिसने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया वो प्लैंक्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइंस्टाइंस की थ्योरीज को पढ़ने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको समझाया, मैक्सवेल्स की थ्योरी आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने को मिलेगी। तो ये दो चैप्टर है, ये दो चैप्टर हाइजेंस वेव थ्योरी एंड मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, ये आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 है। ओके, तो फिर भी हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। देखो, न्यूटन्स ने क्या कहा था कि जब भी किसी सोर्स से, अपने पास सोर्स सबसे बेस्ट क्या होता है? सन होता है, समझे, याद रखने का। तो जैसे आपका ये सन एक सोर्स है, इस सोर्स से अगर लाइट आती है हमारे पास तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आएंगी। कैसे आएंगी? छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आएंगी। इसको उन्होंने कॉर्पस्क्यूल बोले। क्या बोले? कॉर्पस्क्यूल। मतलब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स आप देख पा रहे हो, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, तो दीस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज आर कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल। ओके, इसलिए इनकी जो थ्योरी आई लाइट की उसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। सिंपल है। लेकिन वहीं पे हाइजन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला कि सपोज एक सोर्स है, जैसे फिर वही अपन ने सन लिए, वहां से जो लाइट आएंगी वो वेव के फॉर्म में आएंगी। और वो कैसी होंगी? तो मैकेनिकल वेव होंगी एंड लॉन्जिट्यूडनल नेचर की वेव होंगी। ऐसी बातें इन्होंने बोले हैं। ठीक है। मैक्सवेल्स ने कहा कि नहीं, वो मैकेनिकल नहीं होंगी, वो नॉन मैकेनिकल वेव होंगी और ट्रांसवर्स नेचर की वेव होंगी, ये मैक्सवेल्स ने कहा। और नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स नेचर की वेव को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये बातें समझी। बट मजे और इंटरेस्टिंग की बात है ये दो साइंटिस्ट की जिन्होंने लाइट को एक्चुअल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखो, फिजिक्स में जैसे बहुत सारे ब्रांच है, आपने सुना होगा, मैकेनिक्स है,
थर्मल फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, उसी में एक मॉडर्न फिजिक्स है। एंड मॉडर्न फिजिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स के बाद। एंड क्वांटम मैकेनिक्स को जिन्होंने जन्म दिया था उसमें प्लैंक्स का नाम भी बहुत अच्छे से लिया जाता है, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स वो कंसेप्ट है या वो अप्रोच है फिजिक्स में चीज़ों को समझने का जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। एग्जैक्टली ओके, तो आज समझते जरा प्लैंक्स के बारे में। प्लैंक्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो उसमें इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि लाइट होती क्या है। तो जैसे सेम चीज़ कि अगर ये सन है और सन से लाइट आ रही है तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आएंगी। यही अप्रोच किसने फॉलो की थी? प्लैंक्स ने भी फॉलो की थी। और उन्होंने बस क्या किया, इस छोटे पैकेट्स का नाम क्वांटा रख दिया। क्या रख दिया? क्वांटा। जैसे न्यूटन ने क्या रखा था? कॉर्पस्क्यूल। इस इंसान ने क्या रख दिया? क्वांटा। सर ये क्वांटा मतलब क्या होती है? छोटी पैकेट जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। यस, ये बातें समझी, छोटी पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। यस, हाँ कह सकते हो। तो व्हाट इज मीन बाय क्वांटा? तो सी मैं आपको बताता हूँ प्लैंक्स ने क्या क्या बोले। प्लैंक्स ने बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज अ पार्टिकल इन नेचर, छोटे पार्टिकल्स होंगे। ओके, दीज पार्टिकल्स आर टाइनी, मतलब छोटे होंगे, ऑसिलेटिंग, यहाँ वहाँ मूव कर रहे होंगे, मासलेस, निग्लिजिबल मास होगा, चार्जलेस, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होंगे। ओके, एंड दे फॉलो स्ट्रेट पाथ, वो सीधे रास्ते फॉलो करेंगे। मतलब जो छोटी पैकेट्स है जिसमें एनर्जी स्टोर है उसको क्वांटा बोला इन्होंने। हाँ, और जब बहुत सारे क्वांटा मिलते हैं तो उसको अपन लाइट कहते हैं। ये बातें आपको समझी कि व्हाट इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, और इन्होंने इवन एक एक पैकेट्स की एनर्जी भी कैलकुलेट करके दी। एक पैकेट की एनर्जी किसी ने पूछा तो E इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इस फॉर्मूले से उन्होंने कैलकुलेट करके दिया। ऐसे मान लो आपके पास बहुत सारे क्या है पैकेट्स है, n नंबर ऑफ पैकेट्स है, तो ये लाइट बन जाएगी। तो लाइट का जो आपको एनर्जी मिलेगा वो कितना मिलेगा? NH न्यू मिलेगा। ठीक है, और इसी से इंस्पायर्ड होकर फिर अपने पास नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने तो पूरे चैप्टर को ही एक्सप्लेन कर दिया जिसको हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रहे होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब बैकग्राउंड क्लियर है? इवन देखो ये जो चीजें लिखी सबके नोट्स आपको मिलेंगे। ओके, तो से व्हाट इज लाइट हमने पढ़ लिया। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज अ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज पार्टिकल, और पार्टिकल नेचर की होती है जिसको हम कॉर्पस्क्यूल कहते हैं। कॉर्पस्क्यूल का मतलब क्या है? छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए उनकी थ्योरी क्या कहलाती है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहलाती है। क्लियर है? कैसे होंगे ये पैकेट्स? तो टाइनी, मतलब छोटे होंगे। ओके, और जब ये कंबाइन होते हैं तो लाइट बनती है। ओके, वो एक के बाद होंगे इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। एक के बाद एक जब चीजें उसको कहते हैं डिस्क्रीट। और जो कंटिन्यूअस हो उसको कहते हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया और ये आपकी डिस्क्रीट हो गई। ये समझा? तो कंटिन्यूअस में चीजें आपस में कनेक्टेड रहते हैं, डिस्क्रीट में देखो सेपरेट आउट रहते हैं थोड़े थोड़े से। ये क्लियर है? मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, जब क्या होता है कहीं पे देख रहे हो कि वाटर फ्लो कर रहा है तो दैट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो, बराबर है। बट मैंने आपके हाथ में कुछ मार्बल्स दे दिया, मार्बल्स को फेंकने बोले तो देखो ना अलग अलग फ्लो कर रहे हो, अलग अलग मूव कर रहे हो, तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट मोमेंट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? बाय कंसीडरिंग द लाइट एज अ पार्टिकल। न्यूटन ने जब लाइट को पार्टिकल माना तो क्या मुंह से बोल के रह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल बोलने के बाद उससे एक्सपेरिमेंट भी किए और बहुत सारे फिनोमेना को प्रूव भी किए। जैसे उन्होंने रिफ्लेक्शन, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर, मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसे बहुत सारे फिनोमेना को क्या किया है? प्रूव किया है। तो ये आप न्यूटन के बारे में जान सकते हो। ये कहानी हुई थी अराउंड 1670 के टाइम पे। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइजेंस वेव थ्योरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइजन ने लाइट को क्या माना था? वेव माना था। तो अकॉर्डिंग टू हाइजन लाइट इज अ वेव इन नेचर। ठीक है, और जब वो लाइट चलेंगे तो किस फॉर्म में चलेंगे? वेव्स के फॉर्म में चलेंगे। ऐसा इन्होंने प्रोपागेट करने के मेथड को एक्सप्लेन किया है। फिर वो चलती है तो वेव फ्रंट बनाती है, मतलब देखो वेव ऐसे चलती है ना, ऐसे पीछे भी होंगी आगे भी होंगी। तो मैं अगर सेम पॉइंट वाले डिस्टर्बेंस को अगर मार्क करूं तो उससे एक रिंग बनेगा, इसी को वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे पानी में अपने पत्थर फेंके तो वो देखो रिंग बनता है, इसका मतलब हर डायरेक्शन में सेम टाइप की वेव प्रोपागेट करती है। यस, तो ये जो कंसेप्ट ये भी किसने एक्सप्लेन किया है? हाइजेंस ने एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा वेव ऑप्टिक्स में। देखो ये सब लाइट का बैकग्राउंड, इसलिए मैंने हर एक टॉपिक कवर किया। ऐसा ना लगे कि आपको सर वन शॉट में आपने पूरा भगा दिया, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि भाई वो जो छोटे छोटे आप पैटर्न देख पाते हो उनमें भी क्या होती है? एनर्जी होती है, और हर एक पैटर्न नए पैटर्न को जनरेट करता है, तो एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, ऐसा इन्होंने बोला। फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट लिया किसका? वेवलेट का,
और उसके बाद मतलब लाइट, इसी में आप पढ़ोगे कि वेवलेट का कंसेप्ट आता है। फिर इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को प्रूव किया बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव। ये बातें समझी, कोई दिक्कत नहीं, गुड। फिर नेक्स्ट उसके बाद हाइजेंस के बाद मैक्सवेल्स आते हैं। मैक्सवेल्स कहते हैं कि भाई देख थोड़ा सा तो गलत है, मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ, लाइट वेव ही है। लाइट क्या है? वेव ही है। बट इसने बोला तो लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, और मैक्सवेल कहते हैं लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, जो कि ये सही है, ये गलत बाद में पता चला। फिर इन्होंने बोला लाइट इज अ लॉन्जिट्यूडनल नेचर की वेव होती है, लेकिन मैक्सवेल्स ने बोला लाइट जो होती है ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है, तो ये भी रेक्टिफाई किया। बट इवन स्टिल इन चीजों के बाद भी हाइजेंस की थ्योरी पॉपुलर हुई, बिकॉज वो काम बोलता है भाई। फिजिक्स में ओरल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी देने पड़ते हैं, और हाइजेंस ने वो दे पाए। ठीक है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, प्रोस कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो हम वेव ऑप्टिक्स में डिटेल में बात कर रहे होंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट क्या होती है? लाइट वेव नेचर की होती है। उसे हम कौन सा वेव कहते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपको एक दूसरे पे परपेंडिकुलर मिलेंगी। ओके, लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं होती है, पहली बार किसी इंसान ने समझाया ये चीज को। मतलब लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज फ्रॉम वैक्यूम ऑल्सो, और हर जगह उसकी स्पीड कितनी होगी? फिक्स होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिर्फ मीडियम बदलेगा तो डेंसिटी के फैक्टर की वजह से हमें स्लो और फास्ट दिखती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यहां तक चीजें क्लियर है। चलते आगे, एंड नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हमारा इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, व्हाट इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो जैसा मैंने आपको समझाया, क्या समझाया कि देखो भाई अगर ये ट्यूब लाइट है, ये ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट से अगर आप कहते हो कि लाइट्स निकलती है तो इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स निकलती है ना। हाँ, ये किसने बोला था? प्लैंक्स ने बोला था। तो ये जब लाइट आगे ट्रेवल करती है तो बेसिकली ये लाइट कहलाती है, लेकिन किसी एक पैकेट को तुमने निकाला और उसमें देखा एनर्जी मिली E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर, तो तुम इसको क्या बुलाओगे? क्वांटा बुलाओगे। ये किसने बोला था? प्लैंक्स ने बोला। तो यहाँ पे H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.634 10⁻34 जूल सेकेंड, याद रखोगे। और न्यू क्या होती है? न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, और ई क्या है? एनर्जी ऑफ क्वांटा, याद रखना, एनर्जी ऑफ क्वांटा। लेकिन अगर मैं आपको लाइट की एनर्जी पूछूं, ये पूरा लाइट है ना, तो E इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर देना। n मतलब कितने पैकेट्स है, बात समझी? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो राइट अ नोट ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये क्वेश्चन आपको आएगा 2 मार्क्स के लिए, बहुत रेयर चांस है, बट आया तो यही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। लाइट कैसी होती है? पार्टिकल नेचर की होती है। वो कैसे होंगे? दोज पार्टिकल्स आर टाइनी, ऑसिलेटिंग, चार्जलेस एंड मासलेस, जिसको हमने क्या बोले? क्वांटा बोले। क्या बोले? क्वांटा। और एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। इतना आपको समझा? कोई दिक्कत? लेकिन अगर वहीं पे आपको पूरी लाइट की एनर्जी निकालनी है तो आपको फॉर्मूले में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको एनर्जी मिल जाएगी। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। आई होप आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझा, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। चले आगे। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है कि हम पढ़ रहे हैं अभी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भाई इस चैप्टर की जान है, यहीं से चीजें बनती है, याद रखना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हमने अपनी स्टार्टिंग स्लाइड में क्या लिखा था? फोटोन थ्योरी करके लिखा था। फोटोन थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। ओके, ये कहानी है 1905 से लेके 15 तक के बीच की, जब एक नॉर्मल सा क्लर्क इंसान ने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर दिया था। एग्जैक्टली तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया, और इस पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो पहले समझते हैं व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में कोई रिलेशन है। हाँ, इसको किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि भाई देखो सोलार पैनल है, क्या है? सोलार पैनल। तो सोलार पैनल एक मटेरियल है, हाँ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पक्की बात है, यस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से फ्री हो चुके हैं, आयोनाइज होकर निकल चुके हो। ठीक है, तो सपोज आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और आपने इस पे क्या किया? लाइट को बम्बार्ड कराए। लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। उन लाइट को पता है, ये जो लाइट्स के पैकेट, देखो ध्यान देना, जैसे ये सन है और सन से लाइट निकल रही है, तो छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में। देखो मैंने आगे वेव बताया, इसका ये मतलब नहीं कि वो वेव है, पहली बात। हाँ, अगर तुम्हें कंफ्यूजन आएगा ना तो तुम इसको हटा देना। वेट, अगर तुम्हें कभी इनकेस कंफ्यूजन आया तो तुम इसको हटाओ और ऐसे समझो
कि भाई अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन किसी सोर्स से जैसे ये सन है और सन से ऐसे देखो छोटे 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 पैकेट्स के फॉर्म में क्या आ रही है, एनर्जीज आ रही है। हाँ, जिसको हमने बोला कि बहुत सारे पैकेट्स मिलेंगे तो लाइट बनेगी। तो आइंस्टाइन ने ना इसी छोटे छोटे पैकेट्स में से किसी एक पैकेट को लो, उसका नाम रख दिया फोटोन। क्या नाम रख दिया? फोटोन। मतलब व्हाट इज द फोटोन? सर जैसे आइंस्टाइन फोटोन कह रहे हैं वैसे ही प्लैंक्स ने क्वांटा बोला था, वैसे ही न्यूटन ने कॉर्पस्क्यूल बोला था। एग्जैक्टली, गुड। तो सपोज किसी सोर्स से छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जीज आ रही है, मतलब लाइट की पैकेट्स आ रही है और एनर्जी की पैकेट्स आ रही है। वो पैकेट्स जाके हिट करेंगे किसको? मेटल सरफेस को। और अगर वो मेटल सरफेस में इंटर कर जाएंगे तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी को लेकर क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे और क्या करेंगे? अपनी जगह छोड़कर निकलने की कोशिश करेंगे। तुमने यहाँ पे एक वायर जोड़ दिया है और इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाए तो सर वो तो करंट बन जाती है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट ना। एग्जैक्टली। तो देखो क्या आई, सन से छोटे छोटे पैकेट्स की एनर्जी आ रही इज इक्वल टू एच न्यू आ रही है और उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट आ रही है और आपको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिक करंट वाली। इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। अरे है कि नहीं? तो क्या समझा आपको कि सर लाइट एनर्जी get converted into the electrical energy is called photoelectric effect. yes, सबसे आसान डेफिनेशन कि ऐसा इफेक्ट जिसमें लाइट की एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, इसको किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा अच्छे से समझो, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल से इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो फिनोमेना है, राइट, फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, जब ये जो रेडिएशन है, ये जो लाइट है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की क्या करती है? इंसिडेंट ऑन इट, इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उसी को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बोर्ड एग्जाम का PYQ है, याद रखना। ठीक है, 3 बार से ज्यादा तो पूछ लिया। नेक्स्ट क्या है आपके पास? व्हाट इज फोटो सेंसिटिव सरफेस? तो जैसा मैंने आपको बोला भाई, ये जो मेटल है ये खास होगा ना। क्या कोई सा भी मेटल हो सकता है? क्या प्लास्टिक पे लाइट को फॉल करा के उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो निकाल सकते हो? क्या करंट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। तो ये जो मेटल होंगी, ये सरफेसेस जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, एकदम खास होंगे। हाँ, जैसे कुछ कुछ कॉम्बिनेशन फॉलो किए जाते हैं। जब आपके पास अल्ट्रा वायलेट लाइट होंगी, क्या होगी? अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए जिंक दी जाती है, मतलब ये मेटल सरफेस जिंक का होगा। ओके, अगर तुम्हारे पास सनलाइट है, अगर सनलाइट है तो सनलाइट के लिए कैडमियम होना चाहिए, बराबर है। सनलाइट में एक और मटेरियल आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क है। क्यों भाई? क्योंकि तो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाके ब्लास्ट करना है क्या? तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन प्रीफर किए जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो हमने क्या बोला कि ये जो खास मेटल है, जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, इन सबको अपन क्या कहते हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल या फोटो सेंसिटिव सरफेस कहते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं? तो द सरफेस विच एमिट्स द इलेक्ट्रॉन, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाते हैं। कब? व्हेन इल्यूमिनेटेड विद द एप्रोप्रिएट रेडिएशन, जब इस पे लाइट इल्यूमिनेट की जाती है, रेडिएट की जाती है एक पर्टिकुलर क्या फ्रीक्वेंसी की, तब इसी को हम क्या कहते हैं? फोटो सेंसिटिव सरफेस कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूछ सकते हैं। ये बातें आपको समझी? यहाँ तक किसी कोई डाउट? आई होप नहीं होगा, अगर है तो पूछ लो। तो हमने क्या देखा कि कुछ एग्जांपल्स किसके? फोटो सेंसिटिव मेटल या फोटो सेंसिटिव सरफेस के। तो मैंने लिखाया था ना आपको, जिंक है, कैडमियम है और मैग्नीशियम है। इतना आपको समझा। और आपने क्या देखा? इस मेटल सरफेस से जब लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हिट किया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके बाहर आया, तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब ऐसे ही सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाए तो हम उसको क्या कहने लग जाते हैं? करंट। तो कौन सी करंट हो गई भाई? ये हो गई आपकी फोटो करंट। कौन सी करंट? फोटो करंट। ओके, तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन समझा? When a light is made to fall on a metal plate, electrons are ejected from the metal through its surface. These electrons are called the photoelectrons. Easy था, बहुत easy। अब जो मुद्दे की बात है कि भाई यहाँ पर जो आप बार बार कह रही है जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ, ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ये क्या होनी चाहिए? ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? तो सबने जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा उन्होंने ये वर्ड तो देखा होगा
कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। टीचर्स कहते हैं कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो इसको जरा समझ के लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपको समझा रहे थे कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखो होता क्या है कि हम सबको पता है कि बाय नेचर ना हर ऑब्जेक्ट में क्या होती है, एक ऑसिलेट करने की, मूव करने की प्रॉपर्टी होती है। तो सपोज अपने पास सन है और सन से निकल रहे छोटे छोटे क्या, फोटोन, छोटे छोटे क्या निकल रहे, फोटोन। तो हर एक फोटोन बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ऐसे देखो ऐसे रैंडम मोशन में क्या करता है, ऑसिलेट करता है, मूव करता है। उस टर्म को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फोटोन निकल रही इन सब फोटोन की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको न्यू से डिनोट करते हैं। किससे? न्यू से डिनोट करते हैं। ये समझा आपको। लेकिन वहीं पर जब आप मेटल में जाओगे तो मेटल के अंदर जो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, या फिर ये जो मेटल है खुद मेटल भी बाय नेचर बना होगा, तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर भी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो समझना एट कंस्टिट्यूएंट लेवल पे हर चीज के अंदर क्या होती है, एक मूवमेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम क्या करें अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस से फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो ऊपर से लाइट आ रही है, जो फोटोन आ रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं एनर्जी के, उनके अंदर की फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू कहते हैं। और ये जो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू नॉट कहते हैं। ये समझा। तो न्यू नॉट मान लेते हैं कुछ अमाउंट की होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मेटल की। तो वहीं पे फोटोन के पास कम से कम 5.1 या उससे ज्यादा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। मतलब सर जो आने वाला फोटोन है उसका फ्रीक्वेंसी इस मेटल प्लेट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाँ थ्रेशोल्ड एक जस्ट लिमिट का नाम है इसलिए हम इसमें यूज कर रहे हैं कि मेटल प्लेट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो आने वाला फोटोन है उसके फ्रीक्वेंसी को कहते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। यस, मतलब देखो थ्रेशोल्ड वोल्ट मतलब क्या होता है, एक लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो आपका पासिंग क्राइटेरिया 35% से लेके 100%, तो 100% विल बी द योर थ्रेशोल्ड लिमिट, बराबर है। मैक्सिमम देखे तो, और मिनिमम देखे तो क्या आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है 35%, यही है ना। तो यही चीजें को हम थोड़ा समझ रहे हैं कि जो फोटोन आ रहा है ऊपर से, उस फोटोन के फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। और जो मेटल प्लेट है उसके फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट कहते हैं। तो हमेशा आने वाला फ्रीक्वेंसी मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हो गया सर आने वाला फोटोन का फ्रीक्वेंसी मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी से कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट बोर्ड का पीवाईक्यू है भाई, याद रखना इस चीज को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आने वाले मेटल प्लेट का फ्रीक्वेंसी। ओके, जो सबसे छोटी वैल्यू है, ध्यान देना, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ फोटो एमिशन एनी फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नॉट जो है वो सबसे लास्ट वैल्यू है, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा या समटाइम इक्वल्स का कंसेप्ट भी यूज करते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या इससे छोटी हुई, नहीं। अगर उससे छोटी हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो एटलीस्ट इतना या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो हम सबसे अच्छा कंडीशन लिखते हैं कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, जब फोटोन इंटरेक्ट किया था सरफेस से तब। तो इसी पूरे प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन है कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। आई होप आपको बातें समझी। लेकिन वहीं पर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मैं आपको लैम्डा पूछ लूं, लैम्डा एंड लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो इन दोनों में से कोई तो एक आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये आपके लिए होमवर्क, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। चले आगे। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन पे ऊपर से फोटोन को लाओ, उनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। तो न्यू जब ग्रेटर होगा न्यू नॉट से, तभी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाएगा और एक सरफेस से मूव करेगा बाहर की तरफ, तो फोटो करंट कहलाने लगेगा। इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ या ना।
तो ये पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया या कहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इस सेटअप के थ्रू उन्होंने परफॉर्म किया। ये सेटअप दिया था 1887 में, किसने? एच हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज और लिनार्ड ने, ठीक है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इनका ही नाम है, हेनरिच हर्ट्ज एंड एच हर्ट्ज और लिनार्ड। तो लिनार्ड है नहीं, लिनार्ड एनसीईआरटी में दिया है, और जो हलवाग थे वो इनके असिस्टेंट थे, तो उनके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि सर ये डायग्राम क्यों आपने ड्रॉ किया है, तो सबसे पहली बात बोर्ड में तो आएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेटअप देख रहे हो, इस सेटअप में वो जो मैं बार बार मेटल प्लेट कह रहा था वो ये है, देखो ये दिख रही है मेटल प्लेट, आपको दिख रही है क्या? आई होप आपको विजिबल होगी। ये वो मेटल प्लेट है जिसपे क्या होते हैं, फोटोन आके इंटरेक्ट करते हैं, और ये कौन है? दीज आर दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर दी फोटो इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूसरे प्लेट के थ्रू एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जब यहाँ पे एंटर कर जाते हैं तो यहाँ पे क्या फ्लो होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। समझा ये आपको इतना? तो ये डायग्राम निकाल लोगे ना, करना है क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब बना लेनी है आपको फटक से, और जो गलती आप करोगे ये ध्यान देना कि ये आने वाला फोटोन का पाथ सीधा होना चाहिए, तो ऐसे 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 जहां पे हिट करेगा वहीं पे आपको क्या बनाना है, एमीटर प्लेट। उसके बाद आपको यहाँ पे ले जाके उसको कनेक्ट कर देना है लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कलेक्टर प्लेट बन गया है, यहाँ से पास कर देना, बीच में कम्यूटेटर लगा देना, कम्यूटेटर लगा के यहाँ पे लगा देना एमीटर, मिली एमीटर लगा दो। उसके बाद नीचे यहाँ पे पैरेलल में बैटरी के वोल्ट मीटर लगा देना, और यहाँ पे बैटरी लगा के, ठीक है, सिंबल्स बराबर ध्यान देने का बनाते वक्त, एक बैटरी लगा दी आपने एंड रियोस्टेट लगा के कनेक्ट करके बात खत्म, इतनी है, ठीक है। इनकी लेबलिंग पता होना चाहिए। इट इज कॉल्ड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, दिस इज कॉल्ड क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एमीटर प्लेट, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट, ओके। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर, ये देख रहे हैं 4 वे की, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। इसको कहते हैं एमीटर, इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, इसको कहते हैं बैटरी, और इसको कहते हैं रियोस्टेट। ये पूरा आपका सर्किट रेडी हो जाएगा इस तरीके से, और सेटअप रेडी हो जाएगा, जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या कहते हैं, याद रखना नाम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो देखो क्वेश्चन आया ना बोर्ड में, ये PYQ है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाया था, याद है, ये वही स्लाइड के क्वेश्चन से। तो ड्रॉ अ नीट लेबर सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट या वर्ड याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए अरेंजमेंट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन इन्होंने मॉडिफाई करके पूछा, ये 2 मार्क्स के लिए था, पहले याद रखिए 2 मार्क्स के लिए, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। किसी क्या करना है, इसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है और सेटअप का एक्सप्लेन भी करना है। भाई एक्सप्लेन भी करो और ड्रॉ भी करो, ठीक है ना, नीट लेवल डायग्राम। तो डायग्राम निकाल लिया, अब इसमें आप क्या क्या लिखोगे, तो फर्स्ट पॉइंट, दिस सेटअप कंप्राइजेस ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद क्वार्ट्ज विंडो, ये समझा, ये फर्स्ट पॉइंट में आप लिख दोगे। सेकंड, अच्छा ये आपको पूरा नोट्स चाहिए ना, तो लास्ट में ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको QR दे दिया, उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Evacuated glass tube provided with quartz window. There is 2 plate. One is called the emitter plate and second one is called the collector plate. Emitter plate कैसे नेचर की है, नेगेटिव, तो जिसको कहते हैं कैथोड इन नेचर, और ये कैसे नेचर की है, पॉजिटिव, इसको कहते हैं एनोड इन नेचर। ये वर्ड जो बोल रहा हूँ वही लिख लेना, बस काफी है आपके लिए। तो ये आपका एमीटर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट, ये कैसा होगा, तो कैथोड नेचर का होगा, और ये कैसा नेचर का होगा, तो अनोड नेचर का। अनोड नेचर मतलब पॉजिटिव नेचर, और कैथोड मतलब नेगेटिव नेचर। क्योंकि देखो नेगेटिव नेचर का इसका मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब फोटोन हिट करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई पॉजिटिव प्लेट होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, अनोड प्लेट, मतलब पॉजिटिव नेचर का प्लेट लगा रखा है, ये समझा। नेक्स्ट आपने क्या जोड़ रखा है वहां पे, कम्यूटेटर। कॉलेज में कम्यूटेटर आपने देखे ही होंगे, जिसमें 4 तरीके की वायरिंग एक साथ की जा सकती हो, ठीक है। कम्यूटेटर जोड़ रखा है, फिर उसके बाद आपने एम मीटर जोड़ रखा है, स्पेलिंग ध्यान देना मीटर की, एंड वोल्ट मीटर जोड़ रखा है, ठीक है ना। एंड एट दी एंड आपने क्या जोड़ रखा है, एक रजिस्टर या रिहोस्टेट भी कह सकते हो, अकॉर्डिंगली इस्तेमाल की जाती है, एंड बैटरी। तो ये आपके क्या हो गए, जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आप लिख सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वर्क कैसे करता है ये बता देता हूं आपको, तो सुन लो, आ जाओ। तो आप वर्किंग में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन क्लियर है, वर्किंग में क्या लिखोगे, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
मतलब आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुई, तब क्या होगा, जो रेडिएशन है जो हिट करेगी मेटल को, तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिख लो, ये न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, देन इलेक्ट्रॉन विल एमिट आउट, देन इलेक्ट्रॉन will eject and get collected by collector plate। और जब कलेक्टर प्लेट्स के थ्रू कलेक्ट होंगे तो क्या होगा, ड्यू टू विच फोटो करंट विल फ्लो, फोटो करंट क्या होगी, फ्लो होगी। अब वो कौन मेजर करेगा, एमीटर मेजर करेगा। ओके, एमीटर क्या कर लेगा, मेजर करेगा। एंड नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, आप आगे कह सकते हो कि द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस प्लेट। कौन कौन सा प्लेट, एमीटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट। ठीक है, एमीटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट। ये पूरे नोट्स, एक एक वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डिक्टेट कर रहा हूँ, वो पूरे नोट्स में लिखे हो, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, आपको पूरे मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके ले लो यहाँ पे। ओके, फोर्थ क्या होगा, दोज वोल्टेज गेट मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ये आपका डिवाइस होगा। नाउ फर्दर बैटरी, EMF कह लो जो भी है, एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड टू ऑपरेट सर्किट। बराबर है। द रेडिएशन विच वी आर यूजिंग हियर शुड हैव द वेवलेंथ ऑफ 10⁻⁸ मीटर। इतना वेवलेंथ होना चाहिए, मतलब यूवी लाइट का रेंज आपको फॉलो करना है, यूवी लाइट आपको होनी चाहिए जो उस पर बम्बार्ड कराओगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको क्या करनी है, इसके बारे में लिख के देनी है एग्जाम में। ये स्टिल ये भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ना, हम आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा, ये सेटअप देखा, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब वाला जो सेटअप देखा, ये वाला लाइक दिस, ओके ना। इसमें क्या देखने को मिला, किसको, आइंस्टाइन को, ठीक ना, समझ के ले लो। इस सेटअप में क्या देखने को मिला, तो उन्होंने क्या देखा, इंस्टेंटेनियस एमिशन। मतलब ये जो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में अगर एक फोटोन आके हिट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है फटाक से, कितने टाइम में, 10⁻⁸ सेकेंड में, ये याद रखना। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एमिशन। ओके, सेकंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो हमेशा क्या होनी चाहिए, न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। और ये कितना, 10⁻⁸ सेकेंड का प्रोसेस होता है पूरा। ओके, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे जो फोटोन आ रहे हैं, ध्यान देना, अगर एक बड़ा जगह है और एक छोटी जगह है, और यहाँ से मान लो 500 फोटोन आ रहे हैं, तो 500 फोटोन ऐसे ऐसे आएंगे, बट यहाँ से 500 फोटोन एक लाइन में आएंगे, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, हाई होगी, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी। बात तो सही है ना। तो जब इंटेंसिटी की स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि हाई इंटेंसिटी का बीम मेटल पे हिट कर रहा है और लो इंटेंसिटी का बीम मेटल पे हिट कर रहा है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। मैटर करता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओनली विच गेट एमिटेड एंड फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज मोर इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल दे हैव एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट। अब इसको समझाने के लिए एक समरी दे दूं आपको, सिंपल सा सुन लो। क्या क्या समझना है आपको कि सर इंटेंसिटी अच्छा होगा ना, क्या अच्छा होगा, इंटेंसिटी की बात करें, अगर इंटेंसिटी अच्छी होगी तो 500 फोटोन हिट करेंगे, एक बीम में हिट करेंगे, और 500 फोटोन जो आ रहे हैं उन सबके पास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है न्यू नॉट से, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 500 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक बार में इजेक्ट करवाएगा, याद रखना। ये पूरा कॉन्सेप्ट इन डिटेल सीरीज लेक्चर में कवर हो चुकी है। ओके, तो अगर आपके पास मान लो कि इंटेंसिटी अच्छी है और सबके सब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो 500 फोटोन 500 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और उस अमाउंट से कह लो कि आपके पास 500 एक सपोज एम्पियर करंट आएगी। तो क्या समझा, इंटेंसिटी अच्छी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे तो करंट अच्छी। तो देख लो यहाँ पे लिख रखा है हमने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड हेंस फोटो करंट आल्सो इंक्रीजेस। समझा रिलेशन? गुड, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि देखो भाई 500 में से सिर्फ 2 ही के फ्रीक्वेंसी अच्छे है, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी वही फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे और वो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से मूव करके निकलेंगे। जब हाई इलेक्ट्रॉन से एनर्जी मूव कर रहा है, याद रखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था ना एमिटर प्लेट से, तो कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है ना, लेकिन कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव नेचर का तब तक कलेक्ट करेगा ना इसको, तुमने इसको नेगेटिव नेचर का बना दिया, तब क्या होगा, जब ये नेगेटिव नेचर का बन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हाई है तो ये इस नेगेटिव प्लेट को भी पेनिट्रेट करके अंदर इंटर कर जाएगा। ओके, इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी लाइट की ज्यादा होती है तो वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ये बात याद रखें। तो अभी क्या है सर, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव प्लेट तो लगाए है ना, तो नेगेटिव प्लेट से रुक नहीं रहा है तो आप एक काम करो ना, नेगेटिव प्लेट की जो वैल्यू है उसको तुम इंक्रीज कर दो, उसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इतने बातें समझिए क्या। नेक्स्ट, ये जो लाइन मैंने बोला कि देयर इज एक्चुअली नो टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ सुइटेबल लाइट एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस ये बात है कि भाई ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट में ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे फोटोन आ रहा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट से तो ये फोटोन एंटर कर जाएगा, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी, ठीक है। तो तुम बोलोगे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं, कतई नहीं भाई, यहाँ पे से एक बार में एक ही फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को चुन लिया तो इसको बाहर निकाल लेगा, ये बेचारा अंदर फंसे रहेगा, और इस पूरे प्रोसेस को लगता है 10⁻⁸ सेकंड, मतलब इट्स अ वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नेक्स्ट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट। मैंने क्या बताया आपको, ये एमिटर प्लेट याद है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये आपका कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट में इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन ये किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का ना, लेकिन तुमने क्या कर दिया, इसको बना दिया नेगेटिव नेचर का, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे ऐसे, बट कुछ इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तो वो इलेक्ट्रॉन हिट करके अंदर चले जाएंगे। इसको भी रोकना है तो क्या करोगे, तुम बोलोगे सर एक काम करो ना, जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उसमें सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो तुमको एक तो देखोगे, उसको ही रोक दो, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो उससे कम एनर्जी वाले सबके सब पीछे रुक जाएंगे। एग्जैक्टली तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि भाई किस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आप क्या कर दो, जो वोल्टेज दिए हो ना नेगेटिव में, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दो। तो जो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वोल्टेज नेगेटिव में दी है, उसको कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ताकि क्या हो सके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन रुक सके। इसीलिए के मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्लियर है आपको, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, ये वाला अप्लाइड टू द कलेक्टर, वो जो कलेक्टर प्लेट था, with respect to emitter plate which just stop the photo electron, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, रोक दे, जाने ना दे, ओके, मेकिंग दी फोटो करंट जीरो, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो करंट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V नॉट से डिनोट करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझी, कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। तो फिर कुछ इसके ग्राफ वगैरह भी जो ऑब्जर्वेशंस में आए थे, तो आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किया उसको जरा हम समझ के लेते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि इस एक्सपेरिमेंट को हमें दो तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, एक इंटेंसिटी के बेसिस पे और एक फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, जो कि पिछले स्लाइड में हमने लिख रखा है। देखो अभी क्या समझ में आता है कि जब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन तो नंबर ऑफ फोटोन का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। ध्यान देना इस चीज़ को, जब इंटेंसिटी बहुत हाई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे, जब जो सरफेस में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन है उस पर आपने क्या किया, फोटोन को बम्बार्ड किया, तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ फोटोन की
नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा है मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या समझ में आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो फोटो करंट भी क्या होगी, फोटो करंट भी बहुत हाई होगी। तो क्या क्या समझा आपको, इंटेंसिटी ज़्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, फोटो करंट ज़्यादा, इंटेंसिटी कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, फोटो करंट कम। ये बात समझिए आपको। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, मतलब बहुत सारे फोटॉन है बट बहुत सारे फोटॉन को परमिशन नहीं मिली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जिनके पास सुइटेबल फ्रीक्वेंसी थी वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी अच्छी है, फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास क्या ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी अच्छी होगी, मतलब मैक्सिमम होगी। लेकिन जो आपके पास कलेक्टर प्लेट है, यहाँ पे देखे थे एक एमीटर प्लेट था और ये कलेक्टर प्लेट था। इस कलेक्टर प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से होता है, ये इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ये कलेक्टर प्लेट को आपने क्या बनाया है, नेगेटिव। तो रिपेल होने के बजाय क्या करता है, रिपेल ना होकर हिट कर देता है, मतलब पेनिट्रेट करके फ्लो कर जाता है। तो इसको रोकना है, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कलेक्टर प्लेट है, ये नेगेटिव वोल्टेज हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं, वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो वहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर जाएगा, बी रिपेल हो जाएगा। ये समझा। तो के मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी हाई तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाई, उसको रोकने के लिए लगाई गई स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये बात आपको समझिए क्या। इसका मतलब इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिली। क्या, इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, मतलब आई। ये समझा आपको। एंड सेकेंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रोपोर्शनल है किसके, के ई मैक्स के, और के ई मैक्स प्रोपोर्शनल है किसके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। ये बात आपको समझी। तो ग्राफ देख लो, यहाँ पे ग्राफ क्या समझा रहा है, जब भी ऐसे कुछ रिलेशंस आएंगे तो उनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन बनती है। मतलब ये ऊपर वाले के बारे में बात करो, नीचे वाले का भी ग्राफ पासिंग फ्रॉम ओरिजिन स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट कभी जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ पूछ लेगा तो ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। समझा। मतलब जो ऊपर एक्सप्लेन किया उसको मैं ग्रुप ए बोल दूं और यहाँ पे ग्रुप नीचे वाले को बी बोल दूं, तो ग्रुप ए के बीच में किसी भी दो टर्म के बीच में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन, ग्रुप बी के किसी भी दो टर्म के बीच में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन, बट ए और बी के बीच में ग्राफ बनाओगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कांस्टेंट ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई है। तो ये जो चार ग्राफ देख रहे हैं उसको और जरा समराइज करते हैं। देखो पहले ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, पहले ग्राफ में दिख रहा है सर अपने पास ना फोटो करंट है, मतलब आई वर्सेस इंटेंसिटी। तो मैंने क्या सिखाया कि फोटो करंट जितना ज्यादा नंबर ऑफ इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन फोटो करंट और फोटो करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। समझा। लास्ट वाला देख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सिखाया था फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगी, बट ये ओरिजिन से नहीं पास होगी, थोड़ा सा आगे से पास होगी। क्योंकि देखो ये जो नंबर है उसको न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और किसी भी मेटल की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो सकती। जब जीरो नहीं हो सकती तो 1 होगी, 2 होगी, 3, तो वो इसलिए 0 यहाँ पे मानो, 1 यहाँ पे मानो, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो नेक्स्ट ग्राफ ऐसे बन रहे होंगे। ये दो बातें समझिए क्या। तो फर्स्ट ग्राफ एंड सेकंड ग्राफ आपको यहाँ से समझ गया, थर्ड फोर्थ भी ऐसे समझेगा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ध्यान देना, समझो। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिया, एक आपके पास मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट में आपने क्या किया कि पहला एक सोर्स लिया है, उस सोर्स की इंटेंसिटी लेट सपोज कुछ है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो आपको क्या कहता है, करंट ज़्यादा आता है, कुछ अमाउंट ऑफ करंट आता है। ठीक है। तो मैं इसे फर्स्ट करंट, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से थोड़ा सा करंट आपको आएगा I1, मतलब पहली इंटेंसिटी फर्स्ट, तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी फर्स्ट फोटोन की, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की भी नंबर ऑफ ज़्यादा और उसके वजह से करंट ज़्यादा। लेकिन सेकेंड सोर्स आपने लिया और सेकेंड सोर्स में आपके पास क्या है, इंटेंसिटी उससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा और करंट उससे ज़्यादा। ठीक है। और थर्ड केस आपने सेम लिया, फिर आपके पास एक अलग सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी पहले दूसरे वाले से भी ज़्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा, उसका करंट और ज़्यादा। तो देखो वही चीज़ है यहाँ पे, मतलब फोटो करंट जो आपको मिल रही है वो डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पे। अगर लो इंटेंसिटी, लो आपके पास फोटो करंट, मतलब लो इंटेंसिटी तो लो फोटो करंट, हाई इंटेंसिटी तो हाई फोटो करंट। बट मेटल प्लेट एक ही है, मेटल प्लेट एक है, इसका मतलब
आपने अगर सबको स्टडी किया और एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाई तो इट डजेंट मैटर कि कितनी हाई इंटेंसिटी से कितना हाई अमाउंट ऑफ करंट निकला, वो सब के सब एक पॉइंट पे ड्रॉप हो सकते हैं। ये इस ग्राफ का सिंपल मीनिंग रहा। ओके, बट अगर आपने तीन अलग अलग मेटल सपोज लिए हैं, तो तीन अलग अलग मेटल लिए हो और सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो, तो सर मेटल अलग है तो क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेटल की अलग होगी। इसीलिए करंट भले से सेम हो सकता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये आपका ग्राफ नंबर 4 समझाता है। आई होप ये बातें आपको समझी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो सुनो गौर से, क्या है इस चैप्टर में मजे की बात। ये आपका मेटल प्लेट, ये आपका मेटल प्लेट, ओके, और ये आपके इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या किया, इस फोटोन से इसको दी एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। इस इलेक्ट्रॉन ने दो काम किया, इसके एनर्जीज लेकर फोटोन से इसने थोड़ा चल के कहाँ पहुंचा, सरफेस पे पहुंचा। तो जब चल के सरफेस पे पहुंचा मतलब इसको जो टोटल एनर्जी मिली थी ई, इसको इसने थोड़ा सा चलने में इस्तेमाल किया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, और जब सरफेस पे पहुंच गया तो जब वो बाहर निकलेगा, जंप करेगा या सरफेस के वायर के थ्रू बाहर आएगा, उसको कहते हैं कि भाई उसने उसको यूज कर लिया एज अ वर्क फंक्शन। किस फॉर्म में यूज कर ली, वर्क फंक्शन। मतलब मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊं तो सुनो, अब जिस जगह पे हो उस जगह से आपको मान लो बाहर जाना है, तो पहले आप चल के कहाँ जाओगे, किसी ऐसे पॉइंट पर जहां से आप जंप कर पाओ इजीली। तो जहां तक आपने चल के गए मतलब आपने अपनी पूरी एनर्जी में से थोड़ी एनर्जी यूज की है मूव करने के लिए, मतलब ऐसा काइनेटिक एनर्जी। और जब आप फाइनल उस जगह पे पहुंच जाए जहां से आप जंप कर सकते हो, तो जंप करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगा, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। ये बात समझिए आपको। तो इस इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ डील करते हुए समझा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेता है फोटोन से, उससे थोड़ा सा इस्तेमाल करता है वो चलने के लिए, मतलब एज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और थोड़ा यूज करता है जंप करने के लिए, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो और समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टू एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए, टू पुल इट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको मेटल सरफेस से निकलने के लिए, इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। इट्स कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन और इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। किस में डिनोट करते हैं, फाई नॉट। और इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है। तो किसी ने आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो सुनना, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो हमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे एनर्जी लिखनी होती है, तो हम जूल ना लिखकर क्या लिखते हैं, एनर्जी की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। ये बात समझिए आपको। और आपको एक कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए, जो ऐसा एमसीक्यू पूछा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना जूल, क्योंकि ऐसा यूनिट तो जूल है ना, तो चुपचाप बोलने का 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। समझा क्या ये चीज, कोई दिक्कत किसी को?